कॉन्फ्रेंस टेबल पर रखा हुआ वो फाइल, मेरी कंपनी, मेरी जिंदगी की 43 साल की मेहनत, सब मेरे सामने था। मध्यस्थ की कलम अचानक रुक गई और मैंने पहली बार 6 महीने में अपने छोटे भाई राहुल के चेहरे से मुस्कान उतरते हुए देखी। उस सुबह की शुरुआत किसी भी सामान्य कोर्ट वाले दिन जैसी ही थी। मैं पिछले 3 हफ्तों से मीडिएशन में आ रहा था, राहुल की वही बातें सुनते हुए कि उसे मेरे बिजनेस शर्मा वुडक्राफ्ट एंड कारपेंट्री में आधा हिस्सा क्यों मिलना चाहिए। वो बिजनेस जिसे मैंने शून्य से शुरू किया था, जब वो बैंगलोर में अपनी तीसरी डिग्री कर रहा था। मध्यस्थ जस्टिस आरती मेहरा राहुल की बातों के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम दिख रही थीं, बहुत ज्यादा। बाद में मुझे इसका कारण पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आपको कहानी की शुरुआत पर ले चलता हूं। ये कहानी 6 महीने पहले तब शुरू नहीं हुई जब राहुल ने केस फाइल किया था, नहीं 3 साल पहले जब पापा का निधन हुआ था। ये कहानी शुरू हुई थी 43 साल पहले, 1982 में, जब मैं 21 साल का था और इतना नादान कि मेहनत और परिवार के लिए वफादारी ही सब कुछ होती है। मैंने अभी अभी पुणे के एक कारपेंट्री वर्कशॉप में अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी की थी। पापा हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी में काम करते थे, माँ स्कूल में क्लर्क थीं। हम गरीब नहीं थे, लेकिन जिंदगी बहुत आरामदायक भी नहीं थी। राहुल उस समय 14 साल का था, पढ़ाई में तेज, खेलकूद और हाथ पैर के कामों से दूर। माँ कहती थीं, बड़ा तेज दिमाग है लड़के का, और मैं मन में सोचता था, दिमाग तेज है पर हाथों को काम से एलर्जी है। एक रात खाने के बाद पापा मुझे अलग ले गए। अरविंद, तुम्हारा भाई आगे जाएगा, यूनिवर्सिटी, शायद आगे रिसर्च वगैरह करेगा, लेकिन तुम जानते हो हम दोनों को पढ़ाने की हमारी औकात नहीं है। मैंने सिर हिला दिया, मुझे पढ़ाई से वैसे भी ज्यादा लगाव नहीं था। पर तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, पापा बोले, लकड़ी के काम में हुनर है तुम में, कुछ अपना क्यों नहीं शुरू करते। मेरे पास 40,000 रुपए जमा हैं, अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहो तो ये पैसे तुम्हारे। 1982 में 40,000 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। औजार खरीदने, छोटा वर्कशॉप किराए पर लेने और 6 महीने गुजारने के लिए काफी। मैंने वो पैसे ले लिए। कंपनी का नाम रखा शर्मा वुडक्राफ्ट एंड कारपेंट्री। पहले 5 साल मैंने 70-70 घंटे हफ्ते के काम किया। किचन कैबिनेट, फर्नीचर रिस्टोरेशन, नई कॉलोनियों में इंटीरियर वर्क, सब कुछ। राहुल जब 12वीं पास हुआ तब तक मैं 3 लोगों को नौकरी दे चुका था। जब उसने बैंगलोर यूनिवर्सिटी से पहली डिग्री पूरी की तब मेरी टीम 12 लोगों की हो चुकी थी और मुझे पहला बड़ा कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट मिला था। और जब राहुल ने अपना पीएचडी इकोनॉमिक्स पूरा किया तब तक शर्मा वुडक्राफ्ट पुणे की सबसे बड़ी रेनोवेशन और कस्टम कारपेंट्री कंपनी बन चुकी थी। 42 कर्मचारी और सालाना लगभग 30 करोड़ रुपए का राजस्व। राहुल प्रोफेसर बन गया, पहले बैंगलोर में 15 साल, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसने मार्केट एफिशिएंसी और रिसोर्स एलोकेशन पर रिसर्च पेपर लिखे, लेकिन एक बार भी उसने मेरे बिजनेस के बारे में नहीं पूछा। कभी वर्कशॉप देखने नहीं आया, कोई दिलचस्पी नहीं, कुछ भी नहीं। पापा हम दोनों पर गर्व करते थे, अपनी अलग अलग वजहों से। मेरा प्रोफेसर बेटा और मेरा उद्यमी बेटा, वो कहते। पर मैं देखता था, जब राहुल घर आता तो पापा की आंखों की चमक कुछ अलग ही होती। जब राहुल का एक और रिसर्च पेपर छपता, पापा उसकी कॉपी अपनी टेबल पर सजाकर रखते। और जब 2008 में मैंने पुणे बेस्ट स्मॉल बिजनेस अवार्ड जीता, पापा बोले, अच्छा है बेटा, और फिर वापस राहुल का पेपर पढ़ने लगे। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं समझता था राहुल सक्सेस स्टोरी था, मैं बस वो आदमी था जो लकड़ी से चीजें बनाता था। 2019 में मां को अल्जाइमर का पता चला। पापा ने 3 साल तक उनकी सेवा की, जब तक 2022 में दिल ने जवाब नहीं दिया। राहुल आया, अंतिम संस्कार में रहा, 4 दिन रुका और वापस चला गया। मां को केयर होम में शिफ्ट करवाने की जिम्मेदारी मेरी थी। हर हफ्ते 3 बार मिलने मैं ही जाता था। महीने का 1,30,000 खर्च मैं ही उठाता था, क्योंकि उनके इलाज की जरूरतें सरकारी सुविधाओं से ज्यादा थीं। राहुल देता था 10,000 रुपए महीना। प्रोफेसर की सैलरी है यार, वो मजाक करता। तुम तो बड़े बिजनेसमैन हो। पापा के गुजरने के 6 महीने बाद राहुल का फोन आया, भैया हमें बिजनेस पर बात करनी है। मैं साइट विजिट से लौट रहा था। किस बारे में?
पापा ने जो वादा किया था। मैं लगभग ब्रेक पर पैर जमाना भूल गया। क्या? पापा कहते थे कि बिजनेस हम दोनों का है, पारिवारिक विरासत। उन्होंने ये बात मुझसे दर्जनों बार कही। राहुल, मैंने शांत रहने की कोशिश की। मैंने ये बिजनेस मेहनत से बनाया है। पापा ने मुझे शुरू करने के लिए पैसे दिए थे। उसके बाद का हर ईंट पत्थर मेरे जीवन के 43 साल। पापा ने कहा था कि ये फैमिली बिजनेस है, फैमिली में मैं भी आता हूं। तुमने एक दिन भी मेरे साथ काम नहीं किया। मामला ये नहीं है भैया, मामला पापा के वादे का है। अब समय आ गया है कि ये सब आधिकारिक हो। मुझे 50% ओनरशिप चाहिए, लिखित में। मैंने गाड़ी साइड में रोककर सांस भरी। क्या तुम सच में ये सब कह रहे हो? हां, पूरी गंभीरता से। पापा ने बार बार कहा था, ये बिजनेस दोनों बेटों का है। तुम अगर अपना जीवन भर का धन कमा चुके हो तो अब न्याय का समय है। कानून इस बात को नहीं मानता कि किसी के कहने से शेयर बदल जाते हैं। वकील बताएगा। मैं चाहता हूं कि तुम इसे परिवार के तरीके से सुलझाओ, 50-50 साझेदारी, नहीं तो मैं केस करूंगा। उसने फोन काट दिया। मैं घंटों कार में बैठा रहा, लोगों को चाय और समोसे खरीदते देखता रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि यह क्या हो गया। मेरा छोटा भाई, जिसकी पढ़ाई के लिए मैंने पैसे दिए थे, जिसने कभी मेरे काम में दिलचस्पी नहीं ली, अब मुझे ही कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रहा था। मैंने अपनी पत्नी सोनिया को फोन किया। वीड बिन मैरिड 38 ईयर्स। राहुल ब्लफ कर रहा है, उसने कहा। वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा भाई है। लेकिन वो ब्लफ नहीं कर रहा था। 2 हफ्ते बाद मुझे दिल्ली के एक बड़े लॉ फर्म से 93 पन्नों का स्टेटमेंट ऑफ क्लेम मिला, राहुल की तरफ से। वो 50% हिस्सेदारी चाहता था और पिछले 10 साल का 5 करोड़ रुपए का मुनाफा, जो उसके हिस्से का था, ऐसा उसका दावा। उसके वकीलों ने मुझे स्वार्थी, चालाक, परिवार का फायदा उठाने वाला बड़ा भाई बताया था। मैंने वो दस्तावेज 3 बार पढ़े। हर बार मेरा दिल बैठता गया। मैंने वकील रखी, अदिति सहगल, दिल्ली की बेहतरीन लिटिगेशन वकीलों में से एक। उसने फाइल पढ़कर कहा, यह बहुत लंबी लड़ाई होगी और बहुत महंगी। पहले मीडिएशन होना ही होगा। अगर बात नहीं बनी तो ट्रायल। क्या वो जीत सकता है? सैद्धांतिक रूप से हां। कभी कभी मौखिक वादों को भी कानून मान लेता है, अगर साबित हो जाए कि उस वादे पर भरोसा करके किसी ने त्याग किया। फिर उसने पूछा, क्या आपके पिताजी ने सच में ऐसा कोई वादा किया था? मैंने सोचा, पापा नशे में कभी कभी बोल देते थे, मेरे दोनों बेटे मेरा नाम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कभी स्पष्ट शब्दों में नहीं, कभी आधा आधा नहीं। मैंने कहा, नहीं, कुछ भी कानूनी या स्पष्ट नहीं। हमने दस्तावेज ढूंढने शुरू किए, 40 सालों के, बैंक लोन, पुराना रजिस्ट्रेशन, टैक्स रिटर्न, सब कुछ। और फिर मुझे एक चिट्ठी मिली, 2010 की, पापा की लिखाई में। अरविंद, तुमने मेरे 40,000 रुपए को एक साम्राज्य में बदल दिया। ये सब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा पसीना है। मुझे तुम पर गर्व है। पापा, मैंने 5 बार पढ़ा, ये सब तुम्हारा है। मैंने चिट्ठी वकील को दिखाई। ये बहुत मजबूत सबूत है, अदिति ने कहा। तीसरा मीडिएशन सत्र 15 दिसंबर को था, क्रिसमस से 2 हफ्ते पहले। मैं सुबह सवेरे पार्किंग में बैठा चिट्ठी पकड़े सोच रहा था, राहुल को एक बार कॉल कर लूं, लेकिन क्या कहता? हम सब कह चुके थे। मैं कमरे में घुसा। राहुल और उसका वकील वहां पहले से थे। अदिति ने चिट्ठी टेबल पर रखी। हम नए सबूत पेश करना चाहते हैं, उसने कहा। उसने पापा के शब्द पढ़े। राहुल का चेहरा नहीं बदला, लेकिन उसके वकील की आंखों में बेचैनी दिखी। मध्यस्थ आरती मेहरा बोली, दिलचस्प है, लेकिन ये 2010 की चिट्ठी है। दावे में 2015 से 2019 की बातें हैं। विचार बदल सकते हैं। अदिति ने कहा, हम मानते हैं, पर यह पिताजी की सोच की बुनियाद दिखाती है कि बिजनेस अरविंद का था, पारिवारिक संपत्ति नहीं। फिर अदिति ने एक मोटी फाइल निकाली। हमने पिताजी के 2014 से 2022 तक के मेडिकल रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं। जज आरती मेहरा ने एकदम सिर उठाया। मेडिकल रिकॉर्ड्स? ये इस मामले से कैसे जुड़े हैं? अदिति ने कागज पलटते हुए कहा, हरीश शर्मा यानी हमारे मुवक्किल के पिता को 2014 के नवंबर में अर्ली स्टेज अल्जाइमर का डायग्नोसिस हुआ था।
डॉक्टर संजय कुलकर्णी की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि 2013 से उनकी याददाश्त और सोचने की क्षमता में गिरावट शुरू हो चुकी थी और 2014 तक औपचारिक तौर पर अल्जाइमर कंफर्म हो गया था। वो आगे पढ़ने लगी। परिवार को सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा फाइनेंशियल या लीगल फैसला या कोई बड़ा वादा अगर मरीज की तरफ से हो तो उसे लिखित में डॉक्यूमेंट किया जाए, क्योंकि मरीज पुरानी और नई बातों में गड़बड़ कर सकता है और कई बार हकीकत से हटकर बातें करेगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। राहुल ने धीरे से कहा, यह सही नहीं है। पापा को अल्जाइमर नहीं था, मां को था। आपकी मां को 2019 में डायग्नोस किया गया, अदिति बोली। आपके पिताजी को 5 साल पहले परिवार को बताया गया था। क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी राहुल? मुझे याद आया 2014 की वो मुलाकात ठीक क्रिसमस से पहले। पापा ने मुझसे कहा था, चल साथ चलना, डॉक्टर ने बुलाया है। डॉक्टर कुलकर्णी ने कहा था, अर्ली स्टेज है, अभी तो ये अपने काम खुद कर सकते हैं, पर अच्छे और बुरे दिन होंगे। बातें दोहराएंगे, नई चीजें भूल जाएंगे, पुराने किस्से साफ याद रहेंगे। जरूरी बातों को परिवार को लिखकर रखना चाहिए। उसके बाद से पापा के सारे बिल, दवाइयां, कागज सब मैं ही संभाल रहा था। मां को केयर होम में शिफ्ट करने का फैसला भी आखिर मैंने ही लिया था। मैंने हमेशा ये माना था कि राहुल को पापा के डायग्नोसिस के बारे में पता है। वो साल में 2-3 बार ही आता था। शायद मैंने कभी साफ साफ बताया ही नहीं। शायद मान लिया कि मां ने बता दिया होगा। अदिति ने फिर पढ़ना शुरू किया। क्रिसमस 2015, जिस बातचीत का जिक्र राहुल कर रहे हैं, उसी समय के मेडिकल नोट्स में लिखा है कि हरीश शर्मा को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बढ़ता जा रहा है और वो कई बार हाल की घटनाओं को पुरानी यादों के साथ मिला रहे हैं। डॉक्टर की नोटिंग में है, मरीज कभी कभी ऐसी बातें कर रहे हैं जो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। उन्होंने दूसरे कागज निकाले। नवंबर 2018, यानी जिस थैंक्सगिविंग टाइप फैमिली गेट टुगेदर का जिक्र किया गया है, 3 हफ्ते पहले मिनी स्ट्रोक हुआ था। हॉस्पिटल रिकॉर्ड में लिखा है, टेम्पररी कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, डिसओरिएंटेशन और कई बार गलत बातें जोड़कर कहानी बना देना। मार्च 2019, पापा का 70वां जन्मदिन। फरवरी 2019 की रिपोर्ट में लिखा है, मरीज अब मॉडरेट स्टेज अल्जाइमर में है। किसी भी फाइनेंशियल या लीगल फैसले के लिए फैमिली ओवरसाइट जरूरी है। मरीज की समझने परखने की क्षमता काफी कम हो चुकी है। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था। मुझे पता नहीं था, वो बुदबुदाया। मुझे लगा पापा नॉर्मल हैं, वो तो सबके बीच हंसते बोलते थे, पुरानी बातें याद रखते थे। अल्जाइमर वाले मरीज सोशल सिचुएशनों में अक्सर सामान्य लगते हैं, अदिति ने नरमी से कहा, खासकर शुरू में। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड साफ कहते हैं कि जिस समय की बातें आप दावा कर रहे हैं, उस समय वो लीगल या फाइनेंशियल वादा करने की स्थिति में नहीं थे। और मान भी लिया जाए कि उन्होंने कुछ कहा, फिर भी कानून ऐसे वादों को वैध नहीं मानता। जज आरती मेहरा मेडिकल पेपर्स देख रही थीं। उनके चेहरे की भावनाएं धीरे धीरे बदलने लगीं। मुझे इस डायग्नोसिस की जानकारी नहीं थी। ये बात तस्वीर पूरी तरह बदल देती है, उन्होंने कहा। राहुल का वकील विक्रम अरोड़ा कागजों को तेजी से पलट रहा था। मान लेते हैं कि हरीश शर्मा को कॉग्निटिव इश्यूज थे, उसने कहा। फिर भी इससे उनकी हर बात अपने आप खारिज नहीं हो जाती। वो वादे डायग्नोसिस से पहले भी कर सकते थे। डायग्नोसिस 2014 में हो चुका था, अदिति बोली, और आपके क्लाइंट का दावा है कि वादे 2015 से 2019 के बीच हुए। उससे पहले का सबूत हमारे पास है, 2010 का, वही लेटर जिसमें वो साफ लिखते हैं कि बिजनेस सिर्फ अरविंद का है, पारिवारिक संपत्ति नहीं। मैंने राहुल की तरफ देखा। वो टेबल की तरफ घूर रहा था। उसकी पूरी अकड़, पूरा कॉन्फिडेंस गायब हो चुका था। मैंने धीरे से पूछा, राहुल, पापा ने वाकई वो बातें कही थीं या तुमने उन बातों में वो सुना जो तुम सुनना चाहते थे? उसने सिर उठाया और महीनों बाद पहली बार मुझे अपने छोटे भाई की तरह लगा, विरोधी की तरह नहीं। उन्होंने कहा था भैया, उसकी आवाज कांप रही थी। 2015 की क्रिसमस पर किचन में हम दोनों अकेले थे। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर राहुल, बिजनेस दोनों बेटों का है। अरविंद जानता है, तुम्हारे लिए भी रहेगा। मुझे ये बात बहुत साफ याद है। मुझे यकीन है तुम्हें याद है, मैंने कहा। लेकिन पापा को अल्जाइमर था राहुल। हो सकता है उनके दिमाग में 40,000 रुपए वाली बात घूम रही हो जो उन्होंने मुझे दिए थे।
हो सकता है उनकी कंफ्यूज्ड यादों में वो उन्हें हम दोनों का कुछ समझ बैठे हों, या हो सकता है वो बस तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहते हों तुम्हारी सैलरी को लेकर। लेकिन ये कानूनी वादा नहीं था, ये हकीकत नहीं थी। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हर बार कहा, जब भी मैं घर आता था, हर त्योहार पर, हर बार वो मुझे अलग ले जाकर कहते, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, बिजनेस हमारा है। मुझे लगा इसका मतलब कुछ तो है। उसका मतलब था कि वो तुमसे प्यार करते थे। मैंने कहा, वो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आधा बिजनेस के मालिक हो। आरती मेहरा ने गला साफ किया। इस मेडिकल सबूत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मीडिएशन से राहुल के पक्ष में कोई सेटलमेंट निकल पाएगा। अगर ये केस ट्रायल तक गया तो जज लगभग निश्चित रूप से ये मानेंगे कि उस समय हरीश शर्मा को बाइंडिंग लीगल प्रॉमिस करने की क्षमता नहीं थी। विक्रम अरोड़ा खड़ा हो गया। मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। ब्रेक हुआ। मैं और अदिति सामने वाली कॉफी शॉप में बैठ गए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने कॉफी ऑर्डर की। क्या आपको अपने पिता के डायग्नोसिस की डिटेल याद थी? अदिति ने पूछा। पता था, बस इन सालों से मैं ही सब संभाल रहा था ना, ये सब नॉर्मल हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं कि ये बात पुराने वादों पर क्या असर डालती है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि राहुल को शायद ठीक से पता नहीं होगा। मैंने मान लिया कि सबको पता है। हो सकता है उसे पता था, अदिति ने कहा। हो सकता है नहीं, और हो सकता है उसने जानना ही नहीं चाहा, क्योंकि इससे उसका दावा कमजोर हो जाता। मैं ये मानना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा भाई सच में गलतफहमी में हो, कि उसने बस पापा की उलझी हुई बातें सुनकर उन्हें वादा मान लिया हो। हम वापस कॉन्फ्रेंस रूम में गए। राहुल और उसका वकील पहले से बैठे थे। राहुल पहले से छोटा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी हवा निकाल दी हो। विक्रम ने कहा, मेडिकल सबूत को देखते हुए हम सेटलमेंट पर बात करने को तैयार हैं। राहुल अब ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन परिवार की तरफ से जो योगदान बिजनेस में गया है उसका मॉरल रिकॉग्निशन होना चाहिए। हम एक बार का सेटलमेंट 50 लाख रुपए का प्रस्ताव रखते हैं, हरीश शर्मा की शुरुआती इन्वेस्टमेंट और फैमिली लेगेसी के सम्मान में। अदिति हंस पड़ी। मतलब सीधे शब्दों में फेल्ड केस का मुआवजा ये नहीं होगा। भैया, राहुल ने सीधे मुझसे कहा, वकीलों को नजरअंदाज करते हुए, पापा ने तुम्हें 1982 में 40,000 रुपए दिए थे। आज के हिसाब से वो काफी ज्यादा होते। बिजनेस आज लगभग 30-40 करोड़ का है। पापा की उस इन्वेस्टमेंट ने ही तो ये सब शुरू किया। क्या मुझे उसका थोड़ा हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 50 लाख दूं क्योंकि पापा ने 40,000 रुपए दिए थे, जिनको मैं पिछले 40 साल में 100 गुना चुका चुका हूं, तुम्हारी पढ़ाई में मदद करके, मां की देखभाल का खर्च उठाकर और यहां रहकर सब संभाल कर। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हर बार कहा, जब भी मैं घर आता था, हर त्योहार पर, हर बार वो मुझे अलग ले जाकर कहते, तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा, बिजनेस हमारा है। मुझे लगा इसका मतलब कुछ तो है। उसका मतलब था कि वो तुमसे प्यार करते थे। मैंने कहा, वो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम आधा बिजनेस के मालिक हो। आरती मेहरा ने गला साफ किया। इस मेडिकल सबूत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मीडिएशन से राहुल के पक्ष में कोई सेटलमेंट निकल पाएगा। अगर ये केस ट्रायल तक गया तो जज लगभग निश्चित रूप से ये मानेंगे कि उस समय हरीश शर्मा को बाइंडिंग लीगल प्रॉमिस करने की क्षमता नहीं थी। विक्रम अरोड़ा खड़ा हो गया। मुझे अपने क्लाइंट से बात करनी होगी। ब्रेक हुआ। मैं और अदिति सामने वाली कॉफी शॉप में बैठ गए। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने कॉफी ऑर्डर की। क्या आपको अपने पिता के डायग्नोसिस की डिटेल याद थी? पता था, बस इन सालों से मैं ही सब संभाल रहा था ना, ये सब नॉर्मल हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं कि ये बात पुराने वादों पर क्या असर डालती है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि राहुल को शायद ठीक से पता नहीं होगा। मैंने मान लिया कि सबको पता है। हो सकता है उसे पता था, अदिति ने कहा। हो सकता है नहीं, और हो सकता है उसने जानना ही नहीं चाहा, क्योंकि इससे उसका दावा कमजोर हो जाता। मैं ये मानना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरा भाई सच में गलतफहमी में हो, कि उसने बस पापा की उलझी हुई बातें सुनकर उन्हें वादा मान लिया हो। हम वापस कॉन्फ्रेंस रूम में गए। राहुल और उसका वकील पहले से बैठे थे। राहुल पहले से छोटा लग रहा था, जैसे किसी ने उसकी हवा निकाल दी हो। विक्रम ने कहा, मेडिकल सबूत को देखते हुए हम सेटलमेंट पर बात करने को तैयार हैं। राहुल अब ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन परिवार की तरफ से जो योगदान बिजनेस में गया है उसका मॉरल रिकॉग्निशन होना चाहिए।
हम एक बार का सेटलमेंट 50 लाख रुपए का प्रस्ताव रखते हैं, हरीश शर्मा की शुरुआती इन्वेस्टमेंट और फैमिली लेगेसी के सम्मान में। अदिति हंस पड़ी। मतलब सीधे शब्दों में फेल्ड केस का मुआवजा ये नहीं होगा भैया, राहुल ने सीधे मुझसे कहा, वकीलों को नजरअंदाज करते हुए। पापा ने तुम्हें 1982 में 40,000 रुपए दिए थे। आज के हिसाब से वो काफी ज्यादा होते। बिजनेस आज लगभग 30-40 करोड़ का है। पापा की उस इन्वेस्टमेंट ने ही तो ये सब शुरू किया। क्या मुझे उसका थोड़ा हिस्सा भी नहीं मिलना चाहिए? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 50 लाख दूं क्योंकि पापा ने 40,000 रुपए दिए थे, जिनको मैं पिछले 40 साल में 100 गुना चुका हूं, तुम्हारी पढ़ाई में मदद करके, माँ की देखभाल का खर्च उठाकर और यहां रहकर सब संभाल कर। मैं बस चाहता हूं कि ये माना जाए कि ये सिर्फ तुम्हारी सफलता नहीं है, ये परिवार की भी देन है। हर सफलता के पीछे परिवार होता है राहुल, मैंने कहा। हर बिजनेस किसी ना किसी के सपोर्ट पर खड़ा होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो। आरती मेहरा ने बीच में कहा, शायद एक छोटी सी रकम सिर्फ गुडविल के तौर पर। मेरे अंदर कुछ टूट गया। नहीं, सबने मेरी तरफ देखा। नहीं, मैंने दोबारा कहा, मैं राहुल को 1 रुपया भी नहीं दूंगा, न 50 लाख, न 5 लाख, न 5,000। क्यों? क्योंकि इस केस ने पहले ही मुझसे 80 लाख के ऊपर लीगल फीस ले ली है, मेरी नींद छीन ली है, मुझे लगभग 1 साल तक तनाव में रखा है, मेरे और मेरे भाई के रिश्ते को शायद हमेशा के लिए तोड़ दिया है। और किस लिए? क्योंकि पापा ने अल्जाइमर की हालत में कुछ उलझी हुई बातें की थीं, जिन्हें राहुल ने अपनी सुविधानुसार मालिकाना हक बना लिया। मैंने अपना फोन निकाला, नेट बैंकिंग ऐप खोला। परिवार का योगदान देखना है? आओ नंबर देखते हैं। 2019 से 2025 तक मां के केयर होम का खर्च लगभग 4.5 करोड़ रुपए। उसमें से 4 करोड़ मैंने दिए, तुमने दिए 36 लाख के आसपास। ये पैसे बिजनेस से, मेरी सेविंग से गए। तुम महीने के 50,000 भेजते थे और साल में 2 बार मिलने आते थे। बाकी सब मैं करता था। मैं स्क्रॉल करता रहा। तुम्हारी दूसरी मास्टर्स की डिग्री, जब फंडिंग रुक गई थी, मैंने तुम्हें लगभग 18 लाख रुपए दिए। उसमें से तुमने 5 लाख लौटाए, बाकी कभी मांगा ही नहीं मैंने। 2008 जब तुम्हारी जॉब बदली और तुम मॉर्गेज की ईएमआई नहीं दे पा रहे थे, 12 लाख मैंने भेजे। 2015 जब तुम्हारी कार खराब हो गई और तुम्हें डाउन पेमेंट चाहिए थी, 6 लाख भेजे। 2020 कोविड के दौरान जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी ने सैलरी 20% काट दी, मैंने 8 महीनों तक 1.25 लाख भेजे, कुल 12 लाख रुपए। मैंने फोन मेज पर रख दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 30 सालों में मैंने तुम्हें 4.5 करोड़ रुपए दिए हैं राहुल। कभी गिनती नहीं की, कभी हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि हम भाई हैं। और अब तुम मुझे 50 लाख मांगने के लिए यहां बैठे हो, एक ऐसे बिजनेस से जिसमें तुम्हारा शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कोई योगदान नहीं। कमरे में सन्नाटा था। राहुल फुसफुसाया, मुझे ये सब याद नहीं था। बिल्कुल नहीं याद होगा, मैंने कहा, क्योंकि मैंने कभी तुम्हें याद दिलाया ही नहीं। मैंने कभी तुम्हारे सिर पर एहसान नहीं रखा, क्योंकि परिवार ऐसे ही होता है। पर अब तुमने इसे कानूनी मामला बना दिया है। विक्रम अरोड़ा खड़ा हो गया। मुझे लगता है यहां बात खत्म हो चुकी है। राहुल, हमें ऑप्शंस पर बात करनी चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है, अदिति ने साफ कहा। अगर आप ट्रायल पर गए तो हम ये सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स और अरविंद द्वारा राहुल को वर्षों से दी गई आर्थिक मदद का पूरा लेखा जोखा पेश करेंगे। कोई भी जज आपके क्लाइंट के पक्ष में नहीं जाएगा और फिर आपको न सिर्फ केस हारना पड़ेगा, बल्कि अरविंद की लीगल कॉस्ट, जो अभी 87 लाख के आसपास है, वो भी भरनी पड़ेगी। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे फिर अपना 14 साल का छोटा भाई याद आया, जो कभी मुझसे क्रिकेट खेलने की जिद करता था। सॉरी भैया, उसने कहा। मुझे सच में लगा था कि पापा ने वादा किया है। मैंने अपने दिमाग में एक कहानी बना ली थी जहां मैं भी आधा हकदार हूं। मैं गलत था। उसने अपने वकील की तरफ देखा। विक्रम, केस वापस लो, खत्म करो सब। विक्रम कुछ कहना चाहता था, लेकिन राहुल की आवाज में पहली बार दृढ़ता थी। ये खत्म हो चुका है, वो बोला। मेरा भाई सही है। आरती मेहरा ने हल्की सांस छोड़ी। मैं समझ सकती हूं कि यह सब कितना तकलीफ दे रहा होगा। मैं अपनी पहले की राय के लिए माफी चाहती हूं। मुझे फैमिली की हालत ज्यादा गहराई से समझनी चाहिए थी। वो चली गईं। विक्रम ने फाइल समेटी और राहुल के साथ बाहर चला गया।
अदिति मुस्कुरा रही थी। लीगल भाषा में इसे कहते हैं कंप्लीट विन, उसने कहा। लेकिन मुझे जीत जैसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मैंने अपना भाई खो दिया है। घर पहुंचा तो सोनिया इंतजार कर रही थी। मैंने सब बताया। वो बस मेरा हाथ पकड़कर शांत बैठी रही। काफी देर बाद उसने पूछा, तुम ठीक हो? पता नहीं, मैंने कहा। केस तो जीत गया, पर लगता है कुछ और ज्यादा बड़ा हार गया हूं। तुम्हारा भाई? शायद। पापा नहीं रहे। मां आधा समय मुझे पहचानती नहीं। अब राहुल के साथ ये सब। पता नहीं हम वापस पहले जैसे हो पाएंगे या नहीं। उसने माफी तो मांगी, सोनिया ने कहा। वो माफी तब आई जब उसे समझ आ गया कि वो केस नहीं जीत सकता। ये पछतावा है या हार मानना, मैं नहीं जानता। लोग जटिल होते हैं अरविंद, उसने कहा। हो सकता है सच में उसे गलतफहमी रही हो सकता है पापा की बीमारी ने यह सब पैदा किया हो सकता है वो खलनायक नहीं, बस एक इंसान हो जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने कई दिन तक उसके शब्दों पर सोचा। क्रिसमस आया, राहुल का कोई फोन नहीं आया, मैंने भी नहीं किया। मैंने उसे कार्ड भेजा जैसे हर साल भेजता था, उसकी तरफ से कुछ नहीं आया। 3 हफ्ते बाद एक चिट्ठी आई, हाथ से लिखी हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पर। भैया, मुझे पता है आप शायद मुझसे कुछ सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं पिछले कुछ हफ्तों से थेरेपी जा रहा हूं। कुछ सीनियर कलीग्स से बात की है जो फैमिली डिस्प्यूट्स पर रिसर्च करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने पापा की कंफ्यूज बातों से एक पूरी कहानी बना ली थी और उसे इतना दोहराया कि वो मेरे लिए सच बन गई। मैं आपके काम में हिस्सेदार होना चाहता था, महसूस करना चाहता था कि मैं भी आपकी सफलता का हिस्सा हूं। ये इच्छा गलत नहीं थी, पर तरीका बहुत गलत था। मुझे आपकी सफलता पर गर्व होना चाहिए था, पर मैंने उसे अपना हक समझ लिया। मैं माफी चाहता हूं। मैं थेरेपी में हूं, खुद को समझने की कोशिश कर रहा हूं। शायद आप मुझे कभी माफ न करें, पर मैं जिंदगी भर ये पछतावा लेकर चलूंगा कि मैंने आपको चोट पहुंचाई। अगर कभी बात करना चाहें तो मैं यहीं हूं, आपका भाई राहुल। मैंने चिट्ठी 3 बार पढ़ी, फिर सोनिया को दिखाया। क्या सोचती हो? मैंने पूछा। मुझे लगता है वो सच में शर्मिंदा है, उसने कहा। वो सुधारना चाहता है। अब फैसला तुम्हारा है कि ये माफी तुम्हारे लिए काफी है या नहीं। मैंने उस दिन फोन नहीं किया, न अगले हफ्ते, लेकिन चिट्ठी संभाल कर रखी। 2 महीने बाद मार्च 2025 में केयर होम से फोन आया। आपकी मां नींद में शांतिपूर्वक चल बसी। मैंने राहुल को फोन किया, पहली ही घंटी पर उठा। राहुल, मां नहीं रहीं। सन्नाटा। फिर उसने कहा, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आता हूं, जो भी काम हो बताना। हमने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी की। मैंने शमशान, पंडित और रस्मों का इंतजाम किया। उसने अखबारों में सूचना, रिश्तेदारों को फोन, सब संभाला। हम दोनों बहुत शांत थे, जैसे 2 पुराने पार्टनर कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हों। हमने केस का जिक्र तक नहीं किया। अंतिम संस्कार में राहुल मेरे बगल में बैठा था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, राख खंगालने की तैयारी हो रही थी। राहुल अचानक रोने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, वैसे ही जैसे पापा हमारे कंधे पर रखते थे। अस्थि विसर्जन के बाद हम गंगा किनारे चुप खड़े रहे। सॉरी, राहुल ने कहा, सिर्फ केस के लिए नहीं, हर चीज के लिए। माँ जब बीमार थीं तब कम आने के लिए, पापा के ज्यादातर काम तुम पर छोड़ देने के लिए, वो बेटा बनने के लिए जो शहर छोड़कर चला गया और मान बैठा कि बड़ा भाई सब संभाल लेगा। मैं आज केस के बारे में बात नहीं करना चाहता, मैंने कहा। जानता हूं, वो बोला, फिर भी कहना जरूरी था। मुझे अफसोस है, बहुत ज्यादा। हमने मां की अस्थियां पापा की अस्थियों के पास ही विसर्जित की। सोनिया ने उसे परिवार की मिट्टी कहा था। 1 हफ्ते बाद राहुल का फोन आया। भैया, कॉफी पर मिल सकते हैं, बस बात करने के लिए। हम एक कैफे में मिले, उसी चेन के जिसके बाहर मैं 1 साल पहले उसकी केस वाली कॉल के बाद घंटों बैठा रहा था। मैं पापा वाली चिट्ठी के बारे में सोच रहा था, राहुल ने कहा। 2010 वाली, जिसमें लिखा था, तुम्हारी सोच, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी सफलता। वो सही थे, सब तुमने किया, और मैंने उससे आधा हिस्सा मांगने की कोशिश की, क्योंकि मैं जलता था। मैंने पूछा, किस बात से? तुम्हारी जिंदगी बुरी नहीं थी, अच्छी जॉब, रिस्पेक्ट, स्टूडेंट। मैं घर में हमेशा होशियार बेटा था, उसने कहा, जिससे सबको बहुत उम्मीदें थीं। पर असली ठोस चीज तुमने बनाई,
एक ऐसा बिजनेस जो लोगों को नौकरी देता है, जो तुम्हारे बाद भी रहेगा। मेरे पेपर 10-12 लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा काम हजारों लोग देखते हैं। तुम्हारे पेपर भी मायने रखते हैं राहुल, मैंने कहा। तुमने सैकड़ों स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, पर मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मैं पीछे रह गया हूं। और जब पापा बीमार हालत में बातें घुमा घुमा कर कहने लगे कि बिजनेस दोनों बेटों का है, मैंने उसे पकड़ लिया। उसी से कहानी बना ली कि मुझे आधा हिस्सा मिलना ही चाहिए। कह लो कि ये मानवीय कमजोरी थी, मैंने कहा। खतरनाक लेकिन इंसानी। राहुल ने मेरी तरफ देखा। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? मतलब सब भूल नहीं सकते, पता है, पर क्या हम कुछ नया बना सकते हैं? मुझे मेरा भाई नहीं खोना है। मैंने 87 लाख की लीगल फीस, 1 साल का तनाव और 43 साल की मेहनत के बीच खड़े उस केस के बारे में सोचा। फिर पापा के बारे में, माँ के बारे में और हमारे बचपन के बारे में। सच कहूं तो, मैंने कहा, पहले जैसा भरोसा शायद कभी नहीं लौटेगा, लेकिन शायद हम ये देख सकते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है, कौन सा नया रिश्ता बन सकता है। बस इतना ही चाहता हूं, उसने कहा। हमने 2 घंटे तक बात की। पापा के किस्से, माँ की यादें, हमारे बच्चे, भविष्य के प्लान। घाव भर नहीं गए थे, पर शायद मरहम लगना शुरू हो गया था। 1 महीने बाद मैंने कुछ ऐसा किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने राहुल को फोन किया। मैं रिटायर होने के बारे में सोच रहा हूं, मैंने कहा। 64 साल का हो चुका हूं, 43 साल से यही कर रहा हूं। थकान होने लगी है, घुटने दुखते हैं। सोनिया के साथ घूमना चाहता हूं, जब तक चल सकते हैं। बिल्कुल करना चाहिए, उसने कहा। मैंने सोचा है कि अगले 5 सालों में अपने सीनियर मैनेजर्स को धीरे धीरे शेयर्स बेचकर बिजनेस उनके हाथ में दे दूं, ताकि शर्मा वुडक्राफ्ट मेरे बाद भी चले, लेकिन उनकी विजन के साथ। और उससे पहले मैं 100 लाख का एक स्कॉलरशिप फंड बनाना चाहता हूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ITI, पॉलिटेक्निक, कारपेंट्री, वुडवर्क जैसे ट्रेड्स में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। नाम सोच रखा है, हरीश शर्मा मेमोरियल स्कॉलरशिप, पापा के नाम पर। राहुल कुछ देर चुप रहा। यह बहुत सुंदर आइडिया है भैया, उसने कहा। मैं चाहता हूं तुम इसमें मेरी मदद करो, मैंने कहा। तुम एकेडमिक हो, तुम जानते हो यूनिवर्सिटी वाले सिस्टम कैसे चलते हैं। ये हमारे लिए एक मौका होगा पापा की याद में कुछ साथ करने का। मुझे अच्छा लगेगा, उसने नरमी से कहा। सच में, लेकिन एक शर्त है, मैंने कहा। क्या? तुम्हें वर्कशॉप पर आना पड़ेगा, वो जगह देखनी पड़ेगी जिसका आधा हिस्सा लेने के लिए तुमने केस किया था। लोगों से मिलना होगा, समझना होगा कि मैं क्या बना रहा था इतने सालों से। वो हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, आऊंगा। अगले हफ्ते वो पुणे आया। मैंने उसे पूरा वर्कशॉप घुमाया, जहां कस्टम कैबिनेट बनते थे, शोरूम जहां क्लाइंट डिजाइन देखते थे, ऑफिस जहां मेरी टीम प्रोजेक्ट्स प्लान करती थी। वो मेरे पुराने कारपेंटर्स से मिला, कुछ तो 20 साल से मेरे साथ थे। टूल के आखिर में वो चुप खड़ा रहा। मुझे सच में अंदाजा नहीं था, उसने कहा। ये सिर्फ कोई बिजनेस नहीं है, ये तुम्हारी 43 साल की जिंदगी है। रिश्ते हैं, हुनर है, लोगों की मेहनत है। ये वो है जो पापा के 40,000 रुपए बने जब किसी ने उन पर जिंदगी भर काम किया। मुझे माफ करना भैया, मैंने इसे कागज पर सिर्फ हिस्सा समझ लिया। अब समझ गया हूं, मैंने कहा। बस यही काफी है। हमने उस साल हरीश शर्मा मेमोरियल स्कॉलरशिप लॉन्च की। पहली स्कॉलरशिप एक लड़की को मिली, छोटे शहर से आई, जो अपना कस्टम फर्नीचर स्टूडियो शुरू करना चाहती थी। अवार्ड सेरेमनी में हम दोनों मंच पर साथ खड़े थे। लोगों ने फोटो खींची। बहुत दिनों बाद हमें देखकर फिर से भाई लग रहे होंगे। पहले जैसे भाई नहीं, वो दौर अब चला गया था। ये शायद कुछ नया था। 2 लोग जो आग से होकर निकले थे, जले हुए, लेकिन अब भी साथ खड़े। एक दिन सोनिया ने मुझसे पूछा, क्या तुमने राहुल को माफ कर दिया? मैंने काफी देर सोचा। मैंने उसे इंसान होने के लिए माफ किया है, मैंने कहा। जलन के लिए, कमजोरी के लिए, गलती करने के लिए। लेकिन जो उसने किया, जो साल भर का तनाव दिया, जो भरोसा तोड़ा, वो मैं भूल नहीं सकता। तो हां, माफ किया है, पर भूल नहीं पाया। क्या इतना काफी है? उसने पूछा। काफी होना पड़ेगा, मैंने कहा।
क्योंकि दूसरा विकल्प यह है कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं, और मैं वो भी नहीं चाहता। अब मैं और राहुल हर 2-3 हफ्ते में फोन पर बात कर लेते हैं। महीने में एक बार डिनर हो जाता है। स्कॉलरशिप पर साथ काम कर रहे हैं। मां की बरसी पर हम दोनों ने साथ जाकर उनकी तस्वीर के सामने दिया जलाया। हम कुछ नया बना रहे हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं था और शायद पहले जैसा कभी होगा भी नहीं। लेकिन फिर भी कुछ तो है। पापा की 2010 वाली चिट्ठी अब भी मेरी मेज की दराज में रखी है। कभी कभी जब पुराना गुस्सा सिर उठाता है, मैं उसे निकालकर पढ़ता हूं। तुम्हारी सोच, तुम्हारा पसीना, तुम्हारी सफलता। और खुद को याद दिलाता हूं कि यह बिजनेस मेरा था, मैंने बनाया था, और कोई भी कंफ्यूज बातचीत, कोई भी बदला हुआ नैरेटिव इसे मुझसे छीन नहीं सकता। 2030 तक मैं अपने मैनेजर्स को धीरे धीरे शेयर बेच दूंगा, फिर रिटायर हो जाऊंगा, सोनिया के साथ घूमूंगा, पोते पोती के साथ समय बिताऊंगा। बिजनेस चलता रहेगा, नई सोच, नए मालिकों के साथ। मुझे ये ठीक लगता है। और राहुल, वो मेरी जिंदगी में रहेगा, जितनी जगह हम दोनों मिलकर उसे दे पाएं। पहले जैसा नहीं, पर बिल्कुल गायब भी नहीं, कुछ बीच में। शायद यही परिवार है आखिर में। कोई परफेक्ट कहानी नहीं, कोई फिल्मी हमेशा साथ नहीं, बस लोग जो गलतियां करते हैं, एक दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, फिर किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं 64 साल का हूं, जिंदगी का बड़ा हिस्सा देख लिया। एक बिजनेस बनाया, एक परिवार पाला और अपने ही भाई का केस झेला। मैंने सीखा है कि डॉक्यूमेंटेशन वादों से ज्यादा मजबूत होता है। परिवार की बातें अगर इतनी अहम हो तो उन्हें लिख लेना बेहतर है। माफ करना हमेशा भूलना नहीं होता। और यह भी सीखा है कि लोग उतने सरल नहीं होते जितने दिखते हैं। कभी कभी आपकी कहानी का विलन असल में बस आपका उलझा हुआ छोटा भाई होता है, जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये समझदारी है या बस थकान, पता नहीं। लेकिन अभी के लिए मैं वहीं खड़ा हूं, और शायद यही मेरे लिए काफी है।